आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। 10th क्लास में जो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, उस हिस्ट्री में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। उसी चैप्टर से हमने ये 12 जो देख रहे हैं आप टॉपिक, उसको मैंने चूज किया है, जिसमें इतिहास को हम 1885 से लेके 1947 तक कवर करने वाले हैं। जिनमें से 12 टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, 12 टॉपिक, इन सब के बारे में हम डिटेल्स जानने वाले हैं। ये घटनाएं एक दूसरे को क्रम रूप में सजाते हुए और एक दूसरे को जोड़कर देखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बारी बारी से एक एक घटनाओं के बारे में जानना। पहले हम जानेंगे कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना देख रहे हैं आप 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ये जो इसका दिनांक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हमेशा आते रहता है। को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके संस्थापक हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि A.O. ह्यूम थे, याद रखना है। जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने वाला 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में, और दूसरा उसके संस्थापक कौन थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। और दूसरा इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है जो फेमस, वो है कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कांग्रेस के स्थापना के बारे में हमें जानकारी हम संक्षिप्त में और सटीक देना चाहते हैं, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से लाभ हो। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस की जो प्रथम 20 वर्ष था, यानी कि 1885 से लेके 1905 तक का जो वर्ष था, उसे उदारवादी युग कहा जाता है। और उसके बाद के जो 1905 से लेके 1919 तक का जो समय है, इसे गर्मपंथियों का वर्ष कहा जाता है, युग कहा जाता है। अब ये आप पढ़े होंगे, नरम दल और गरम दल में बट गया था, तो यही है। यहीं पर कांग्रेस 2 वर्गों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। अब देखिए, कुछ उदारवादी जो थे, ये नरम दल के जो थे, इनमें नेता थे जो वो प्रमुख थे, वो दादा भाई नौरोजी थे, मदन मोहन मालवीय थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और फिरोज शाह मेहता थे। ये सभी लोग जो थे उदारवादी थे, यानी कि नरमपंथी के नेता थे। ये इन लोगों का मानना था कि अगर हमें भारत को आज़ाद कराना है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। और इनके विपरीत गर्मपंथी नेता थे, जिसमें लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें शॉर्ट में याद रखना है कि लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अरविंद घोष थे और सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन मैंने जो यहाँ पर लिखा है प्रमुख जो मुख्य नेता हैं उनके बारे में लिखा है। ये सभी लोग गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे। इन लोगों का मानना था कि हम न सिर्फ अहिंसा के वास्ते, अहिंसा के एक तरीका से ही हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, बल्कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर हमें हिंसक राह भी अपनाना पड़ेगा। तो ये रहा हमें नरम दल और गरम दल के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, बंगाल का विभाजन। 20 जुलाई 1905 का समय था, जब लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया। बंगाल विभाजन के समय याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा की गया। यानी कि जब आता है कि स्वदेशी आंदोलन कब घोषणा हुआ या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो याद रखना है बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला है, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल 2 वर्गों में बट गया था। एक था उसका पूर्वी बंगाल और दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल में बट दिया गया था। विभाजन प्रभावी जिस दिन हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 में, देखिए यहाँ जुलाई को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हो गया था। तो विभाजन के विरोध में पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए, बंगाल विभाजन के बाद आगे हम लोग चलते हैं दिल्ली दरबार। तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता में
दिल्ली दरबार जो आया था उस समय वहाँ के जो राजा थे इंग्लैंड के, भारत की यात्रा पर आए थे, तो उस समय 2 घोषणाएं किए थे। तो उसमें से पहला घोषणा था कि भारत के जो राजधानी हो वो कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाए। तो ये भी याद रखना है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था, तो ये कलकत्ता से दिल्ली 1912 में हुआ था। रियल में 11 में घोषणा हुआ था और 12 में हुआ था। याद रखना है कि 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में हुआ था। इसके बाद 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यानी कि दोनों एक ही समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी उसका बदल दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ याद रखने लायक है कि बिहार की स्थापना जो हुआ था इसी समय हुआ था। 1911 में ही बिहार का स्थापना हुआ था और वो भी 12 में जाके लागू हो गया था। यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 1912 आप बता सकते हैं। चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पे। चौथे टॉपिक है होम रूल लीग। ये 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल जो लीग की स्थापना किया। ये बताएंगे कि होम रूल लीग क्या है। उसके बाद पहले जानते हैं कि पुनः बंगाल में भी तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। जब ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को भारत के उत्तरदायी शासन प्रदान किया तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को वापस ले लिया। ये होम रूल लीग आंदोलन क्या है, इसमें यह था कि जो शासन करने का नीति था पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ों के हाथ में चल गया था। तो होम रूल का उद्देश्य यही था कि जो यहाँ का शासन व्यवस्था है इन्हीं मतलब कि वोट देने का अधिकार, बाकी सारे काम करने का अधिकार, ये हमें स्वतः मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। यही होम रूल लीग था। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में याद रखना है कि 19 मार्च 19 को रोलेट एक्ट लागू हुआ। रोलेट एक्ट देखिए क्या था, यह एक ऐसा अधिनियम था, देखिए लिखे हैं आगे, लिखा गया है, आप देख रहे हैं स्लाइड में, कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में बंद रखा जा सकता था। ये एक ऐसा मुकदमा था, ये ऐसा एक नियम था, ऐसा एक कानून था। कहिए गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसे काला कानून नाम दिया गया, काला कानून। इसके लेकर 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई, जिसमें उन्होंने जेल भेज दिया गया, जिनमें उनको जेल भेज दिया गया। ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हुआ रोलेट एक्ट। ये सीधे एक्ट था कि अगर आप पर संदिग्ध होता है, आप पर हमें संदेह होता है कि आप कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो आप पर बिना कोई केस चलाए आपको जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। और ना ही आप पर कोई वकील होगा, ना ही कोई अपील होगा, मतलब कोई केस दर्ज नहीं होगा, सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये ऐसा कानून लागू हुआ था जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब पूरे देश में विरोध उत्पन्न हो गया इस कानून को लेके। इसी कानून से जुड़ा हुआ अगला हमारा घटना है जालियांवाला बाग का। आप नाम सुने होंगे। जालियांवाला बाग क्या था, तो इसी कानून के तहत सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में जनसभा हो रहा था। आप समझ रहे हैं, जो रोलेट एक्ट था उसी के नियम के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी को लेकर जनसभा हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग पहुंचकर गोलियां चलवाई, जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु एवं 3000 लोग लगभग घायल हुए थे। उस समय भारत के जो जनरल डायर थे, अंग्रेज अधिकारी थे जनरल डायर, उन्होंने सीधे जाकर जालियांवाला बाग में गोली चलवा दिया, जिसमें इतने लोगों की जान गई थी और इतने लोग घायल हुए थे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर एवं महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। याद रखना है, यह 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण लोग हैं। एक जमनालाल बजाज है जिन्होंने अपना उपाधि राय बहादुर की, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। उसके अलावा अगला हम लोग चलते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, ये 3 आंदोलन के खिलाफ
एक आंदोलन चलाया 1 अगस्त 1920 को, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। किस लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था? 3 कारण था। पहला तो रॉलेट एक्ट था, उसके बाद जलियांवाला बाग था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन था। ये तीनों को लेकर चलाया गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत ही सफल था। असहयोग आंदोलन के तहत विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेज, वकीलों ने न्यायालय, आम जनता ने विदेशी सामानों का बहिष्कार पूर्णतः किया और स्वदेशी अपनाने का निर्णय लिया। क्योंकि ये बड़ा ही सफल था, बड़ी जोर तोड़ से इसमें सभी लोग लगभग भाग लिए थे। कहा जाता है कि बड़ा ही सफल था। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी को स्वीकार किया और भारत में गांधी युग का शुरुआत हुआ। और ये भी माना जाता है कि इसी घटना के बाद, यानी कि असहयोग आंदोलन के ही बाद, पूरे देश में गांधी जी बहुत चर्चित हो गए और गांधी जी को एक नेता के रूप में कांग्रेस के नेताओं ने भी एवं पूरे देश में उनको माना जाने लगा। और यहीं से गांधी युग का शुरुआत माना जाता है मुख्य रूप से। आगे चलते हैं हम। चौरी चौरा कांड, ये भी कांड उसी असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कि सारे कांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5 फरवरी को 1922 को हिंसा पार उतारू जुलूस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा स्थान पर एक थाने को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। उसी असहयोग आंदोलन में दोस्तों एक जुलूस जा रहा था। कभी कभी देखते हैं ना हम लोग, जुलूस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, तो वही उग्र हो गया, जुलूस का रूप उग्र ले लिया। और उसी बगल में एक थाना पड़ता था। थाना में क्या हुआ कि पूरे थाने के जितने लोग थे उसको घेर के और उसी थाने में आग लगा दिया गया। चौरी चौरा हत्याकांड में एक थानेदार सहित 21 सिपाही को जिंदे जला दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, इतना बड़ा तो घटना हो गया। चौरी चौरा हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित हो गया। गांधी जी जो थे वो तो अहिंसक थे, अब ये उनके असहयोग आंदोलन में हिंसा आ गया, इसलिए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि स्थगित कर दिया। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकता है, अगर हम पूरे कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ये भी पूछ सकता है गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर तरीके से समझा जाए। आगे हम चलते हैं दांडी यात्रा। उसके बाद यहाँ एक बात और याद रखना है हम लोग को कि ये यहाँ पर गांधी जी जब असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया तो गांधी जी को इस चौरी चौरा हत्याकांड के जुर्म में इनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद ये जेल से 1924 को छूटे थे। और 1924 को छूटने के बाद में ये बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, और बेलगांव अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में 1924 में बने थे, ये याद रखना है हम लोगों को। कांग्रेस का एक अलग से हम वीडियो बनाए हैं जो केवल कांग्रेस के लिए है। आगे चलते हैं दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने लगभग 78 समर्थकों के साथ साबरमती अपने आश्रम से लगभग 320 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। ये देखिए एक प्रकार के मार्च था, दांडी मार्च। ये क्या था, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ एक यात्रा शुरू किए, जो यात्रा कहाँ से, साबरमती से लेके दांडी तक शुरुआत की है। दांडी तक जाना था उनको, जिनकी दूरी 320 किलोमीटर था। गांधी जी को यहाँ तक जाने में 24 दिन लगा, यानी कि 24 दिन बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। सिंपल सी बात है, बड़ा आसानी कॉन्सेप्ट है कि गांधी जी 24 दिन बाद पहुँचते हैं दांडी में। और वहाँ पे ये पहुँचने के बाद में जो नमक कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि नमक बनाने का जो अधिकार था सिर्फ अंग्रेजी कंपनियों को था, इस नियम कानून को उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। और यहीं से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। याद रखना है कि यहीं से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये भी पूरे देश में प्रचलित हुआ था, बड़ा ही फेमस हुआ था।
सभी लोग इसमें भाग लिए थे अलग अलग तरीके से। अगला 97वें अवज्ञा आंदोलन जो था, यहाँ हम देख रहे हैं कि 97वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। अब 97वें अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो 97वें अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा के साथ गांधी जी ने शुरुआत किया था। 8 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविंग और गांधी के बीच 97वें अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए एक समझौता होता है। याद रखना है कि जो 8 मार्च 1931 को जो अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड इरविंग और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसका नाम है इरविंग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविंग समझौता या दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बात होता है कि गांधी जी आप 97वें अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, ऐसा बात होता है। ये हमारा 97वें अवज्ञा आंदोलन रहा। अब चलते हैं हम, अगला जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया। याद रखना है कि ये जो नारा दिए थे गांधी जी, करो या मरो, ये नारा इसी में दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होते ही गांधी जी सहित सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हुए थे। आंदोलन का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया था। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया, तो सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद अब युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाल लिया और जगह जगह पर हिंसा होने लगा। तो देखिए क्या हुआ कि सारे बड़े नेता तो जेल में चले गए, लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ। इससे पहले आंदोलन बंद हो जा रहा था, लेकिन अब ये आंदोलन ऐसा था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो बंद नहीं हुआ। अब ये पूरा जो जिम्मेदारी था भारत छोड़ो आंदोलन का, ये युवाओं ने अपने हाथों में ले लिया। अब जानते ही हैं कि अगर युवा को कोई चीज़ दे दिया जाए तो वो बड़ा हिंसक रूप ले लेता है, क्रांति सी आ जाती है, एक प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है। तो जब युवाओं के हाथ में ले लिया तो ये हिंसक रूप लेने लगा और बहुत बड़ा एक क्रांति का रोल ले लिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन था। अगला हम चलते हैं माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के क्लाइमेट एटली के निर्देशानुसार ये बताया गया कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन और 2 राष्ट्रों के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। इन्हें माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन ने अपना योजना बनाकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली के क्लाइमेट इटली के समक्ष एक योजना प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया गया कि भारत को 2 राष्ट्र बना दिया जाएगा और उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसा योजना प्रस्तुत किया, इसीलिए इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकृति मिल गई, और इस विधेयक को स्वीकृति मिल गया 18 जुलाई को 1947 को। और 15 अगस्त आते आते हमारा देश भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। देखिए इस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, याद रखना है कि JB कृपलानी थे, और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री JB कृपलानी को बनाया गया प्रथम प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे इतिहास को 12 भागों में बांट के, पूरे इतिहास को नहीं बल्कि जो भारत के जो हम लोग को राष्ट्रवाद वाला इतिहास पढ़ना है उसको 12 भागों में बांट दिए और इस प्रकार से समझ गए, और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। ये इस तरीक़ा से पूरे इतिहास एकदम क्लियर तरीक़ा से हम लोग समझ गए हैं। सो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।